औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, बाफज़ल रब्बी आज मोरखा 6 सितंबर 2020 हम अपने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के दर्स को आगे लेके जा रहे हैं। आप लोगों से गुज़श्ता कल मोरखा 5 सितंबर 2020 को काफ़ी मुफीद बातें हुई थीं। उनमें ज़्यादातर मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के बारे में था, इनका लिंक करना दीगर मज़ामीन के साथ और साथ ही आपके दीगर मज़ामीन की तैयारी। मेरी सर बाबर साहब से बात हुई है इस मौजू पर, तो वो काफ़ी मुतमईन हुए। अब इंशाअल्लाह ताला आप लोग आज या कल खबर सुन लेंगे जनरल नॉलेज इंग्लिश और उर्दू के हिसाब से। आप लोगों को लेके जाना खासकर बड़ी चीज़ उनमें दो चीज़ें हैं, गाइडलाइन और टेस्ट देना और चेक करना। अगरचे आप लोगों को काफ़ी मुश्किल काम लगेगा, हमारे लिए भी ज़रा मुश्किल होगा चेक करना एक एक स्टूडेंट का, तो उस पर कोई इशू नहीं है, अल्लाह की ज़ात वसीला भी बना देगी। जब उस करीम ज़ात ने सोच दिया है तो सबब भी वो खुद ही बना देगी, कोई इशू नहीं है। आप लोगों का बेटा सिलेबस देखा है उर्दू का, पता है क्या एक हकीकत है कि सिलेबस जब से चेंज हुआ है ना, आप लोग काफ़ी बेटा कुछ लोगों को परेशान देखा है, लेकिन बेटा अल्लाह जानता है, एक बात सच समझ लें, पहले जो हमारा पीसीएस का सिलेबस था ना, वो शायद इससे ज़्यादा टफ होता था। सीएसएस का सिलेबस आप देख लें, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट जो डायरेक्ट इम्तिहान लेती रही है, क्या आप लोगों का ख्याल है कि सिलेबस थोड़ा था? सब्जेक्ट्स बज़ाहिर थोड़े होते थे, लेकिन काबिलियत का लेवल शायद इससे भी ज़्यादा हो, और ये मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। बेटा उर्दू का आप लोगों का कुछ भी नहीं है। जो बंदा बाकायदा अखबार पढ़ता रहता है उर्दू का, कोई आप लोगों को बताया था, कोई और कालम नवीस देख लें। जवेद जोई साहब को असल में मैं पिछले तकरीबन 10-12 साल से पढ़ रहा हूँ, 2010-11 से बाकायदा इसके कालम मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें मालूमात बहुत ज़्यादा होती हैं, लिखने का इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको इल्म भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। लेकिन कुछ इख्तलाफ हो सकते हैं, इस पर कोई मसला नहीं है, लेकिन बेटा उस इख्तलाफ में ना इज़्ज़त और तकरीम का पहलू हमेशा मद्देनज़र रखा जाए। हर किसी की अपनी ज़ाती वाबस्तगी हो सकती है, पर्सनल नॉलेज हो सकता है, लेकिन आपको हमें कोई इख्तियार नहीं है किसी के बारे में कमेंट्स करने का। अगर वो सियासत में हैं, कुछ करते हैं ऐसा, तो बेटा हमें उससे कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। जवेद जोई साहब के कालम हैं काफ़ी ज़्यादा, आप साहब का देखें, जो इस दफ़ा आप लोगों का उर्दू को आप देख लें, जनरल नॉलेज को देख लें, बहुत हद तक हिस्ट्री उसमें बयान की गई है। साहब का कालम आप देख लें, आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला काफ़ी मुफीद बेटा मालूमात मिल जाएंगी वहाँ से। अब उर्दू में आप देख लें मजमून आता है, मजमून देख लें, रूटीन के जो हमारा बर्निंग इश्यूज़ हैं उन्हीं पर आता है, कानून अदल तकाज़े क्या हैं दौर जदीद के, इंटरनेट फेसबुक, इंटरनेट की सहूलत क्यों दरकार है। बेटा उर्दू को जब पढ़ेंगे ना, उर्दू डिक्शनरी अपने साथ रख लें, एहतियात का दामन ना छोड़ें, तसलसल से लुग़त के बेहतरीन अल्फाज का बाकमाल इस्तेमाल करें। कोई इम्कान नहीं है कि आप बेहतरीन कलम नहीं लिख सकते, बेहतरीन मजमून नहीं लिख सकते। गौर करके देख लिया करें, राइटिंग अच्छी आ जाए। मुकालमा क्या है, चलो इसी मुकालमे पे आ जाएं। बेटा ये डेली हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुफ्तगू करते हैं दोस्तों से, फैमिली में, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। आप खुद ज़रा प्रैक्टिस शुरू कर दें। मजमून कौन सा मुश्किल है? अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने होश संभाला है 5वीं 6ठी 7वीं से तमाम मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं यहाँ पंजाब में। उर्दू एक बाकायदा मजमून है जो कि मैट्रिक तक जाता है,
आगे इंटर में आप देख लें, वहाँ भी है, कंपलसरी है। बेटा ये छोटी छोटी बुनियादी चीज़ें। अब उर्दू की ग्रामर, यकीन करें मैंने देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई, अच्छा लगा, मुस्कुराया भी। अब ये जो ग्रामर के बुनियादी असूल हैं बेटा, वही तो दिए गए हैं। इसम क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है, इसम को नॉन, जो हमें, बल्कि आजकल के जो बच्चे हैं उनको प्रेप नर्सरी से ही इस हद तक डिफरेंशिएट कराना शुरू कर दिया गया है ग्रामर के असूलों को। दूसरी तीसरी में आप देख लें, 4-5 का आज आप सिलेबस देख लें, नाउन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। हर्फ क्या है, लेटर जिसे हम अमूमी तौर पर हम कहते हैं। हर ज़बान के अपने मखसूस अल्फाज होते हैं। वो अल्फाज किस चीज़ से बनते हैं, लेटर से बनते हैं। बेटा ये बुनियादी ग्रामर आप देख लें ना। मैट्रिक की, चलो मैं आपको आसान मशवरा देता हूँ, मैट्रिक की उर्दू की ग्रामर देख लें, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ों का, बातों का आपको जवाब मिल जाएगा। ज़रबुल अमसाल भी वही हैं जो शुरू से आ रही हैं। सिमिलरली आप जनरल नॉलेज वगैरह पे चले जाएं, रूटीन क्या है ये, एवरीडे साइंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के रूल्स वगैरह क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है। इसी लिहाज से बेटा इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे आप लोगों को आगे लेके जाएंगे अल्लाह की खास रहमत से। तो कोशिश करते हैं कि अब वक्त ज़रा कम हो दीगर बातों का, और आप लोगों का जैसे साथ साथ आ रहा है। बेटा एपिटाइजर के हिसाब से ना खूबसूरत आप लोगों को बात बता दूं, डेली आप वाकया सुने, अच्छी बात है, ईमान ताज़ा होता रहता है, मोटिवेशन होती रहती है। लेकिन जो कुछ आज तक मैंने आप लोगों को बता दिया है उस पर अगर अमल करें तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात होगी। अक्सर आप लोगों को कुछ इखलाकी चीज़ें, बातें बताता रहता हूँ, बल्कि आप लोगों के सामने आज एक असाइनमेंट रखता हूँ, अगरचे या पीपीसी का लेक्चर है, लेकिन सर बाबर साहब से डिस्कस करके ना, जो जनरल नॉलेज का हमारा ग्रुप ऑलरेडी है, हमारे 2-3 ग्रुप, उसमें सर से इजाज़त लेकर उसमें आप लोग ये असाइनमेंट करें। असाइनमेंट है बेटा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बतौर सब्र और गुस्सा और बर्दाश्त, तीन चीज़ें हैं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से कभी नहीं हुए, सब्र हद से ज़्यादा किया, बर्दाश्त हद से ज़्यादा की। इस पर आपने एक मजमून लिखना है, इंशाल्लाह ताला वो मजमून मैं लाजमी चेक करूँगा, वादा है। अगर सबका नहीं कर सका, कुछ लोगों का चेक कर लूँगा मजमून। सब्र से मुतल्लिक़ एक बुज़ुर्ग का वाक़या सुना था, यकीन करें जब भी आज तक गुस्सा आता है तो वो वाक़या ज़हन में आ जाता है। एक बुज़ुर्ग थे, नाम शायद गलती हो जाए, अगर मैं भूल नहीं रहा तो शायद हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। आपका ताल्लुक़ ईरान से था, लेकिन अब मज़ार अफ़गानिस्तान में है, और अपने आप को साहिब तरबियत या मुरीद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कहलाते थे। अगरचे उनकी पैदाइश बाद की है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के इंतकाल के। बेटा इनका बहुत बड़ा नाम है इस्लामी दुनिया में, बहुत कमाल के बुजुर्ग हैं, हज़रत यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। वाकया कुछ यूं है, वही पहले गुजारिश कर रहा हूँ, शायद बुजुर्ग का नाम ठीक में ज़्यादा वक्त नहीं मिला, लेकिन आप हज़रत यजीद बस्तामी के बारे में जो मैंने आपको बताया ये तो दुरुस्त है। ईरान में आपकी पैदाइश हुई, मज़ार इस वक्त अफगानिस्तान में है, और अपने आप को इमाम जाफ़र सदिक़ अलैहिस्सलाम के बातनी शागिर्द कहलाते थे। और एक बुजुर्ग का जो सब्र के लिहाज से मैं आप लोगों को वाकया सुना रहा हूँ, ये थे या कोई और बुजुर्ग थे, लेकिन वाकया सुन लें, बड़ा कमाल का है। बुजुर्ग बहुत ज़्यादा नेक आदमी थे, हर वक्त अल्लाह की इबादत, मुरीदैन से मुलाकात। तो चंद शर पसंद अनासर हर माशरे में, हर तबके में होते हैं, जिन्हें आमतौर पर शैतान कहा जाता है। उन्होंने सोचा कि ये बुजुर्ग बाज नहीं आ रहे, इनको तंग किया जाए, और बिलखुसूस ये अपने सब्र में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। इनका सब्र का पैमाना चेक किया जाए, इनके बारे में ये मशहूर है कि इन्हें गुस्सा नहीं आता। ठीक है जी। अब देखें दुश्मन की चाल कैसे चले। उन्होंने एक नौजवान लड़का तैयार किया जिसकी उम्र 20-25 साल थी, गालिबन नौजवान था, शक्ल सूरत अच्छी थी। उसको तैयार करके भेजा कि आप इन बुजुर्ग के पास चले जाएं,
और इनसे आप कहें कि जी आप बहुत नेक इंसान हैं, तो मैं आप लोगों से रिश्ता अपना जोड़ना चाहता हूँ। आप इनसे इनकी वालदा साहिबा का रिश्ता मांग लें, हाथ मांग लें शादी के लिए इन बुजुर्ग की। बेटा जो अल्लाह का नूर होते हैं, खुदा के बरगज़ीदा लोग होते हैं, उनकी खसूसियात, आदात, सब्र भी उसी लेवल के होते हैं। फिर क्या हुआ? वो नौजवान चला गया, यही बात कर दी। तो आपने बड़े सब्र तहम्मुल से बात सुनी। फिर फरमाया कि बेटा पहली बात तो ये है कि मैं अपनी वालदा से बात करूँगा। लेकिन दूसरी ये है कि बेटा वो इंतहाई ज़ईफ़ा हैं। आप नौजवान हैं, खूबसूरत हैं। बेटा आपको शादी वहाँ करनी चाहिए जो नौजवान हो, शक्ल सूरत जिसकी जैसे आपकी है वैसी होनी चाहिए आपके मद्दे मुकाबिल। बेटा वो आपकी खिदमत भी नहीं कर सकेगी। तो मेरी अदब से आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरी वालदा से निकाह ना करें। बाकी ये उनका अख्तियार है, मैं उनसे कह दूंगा। अब बेटा ये एक ऐसी बात है जो अमूमी तौर पर हमारे यहाँ पंजाब में कत्ल वारत शुरू हो जाती है, इन बातों पर गैरत का मामला बनाया जाता है। बेटा गुस्सा, बर्दाश्त, सब्र हमारे अंदरूनी दुश्मन है। छोटी छोटी बात हो जाती है, ताल्लुकात खत्म कर दिए जाते हैं। सब्र गुस्सा नहीं है। अल्लाह की ज़ात सब्र करने वालों को बेटा बहुत पसंद करती है। तो आज का ये एक आप लोगों को एपिटाइजर समझें या वाकया समझें। तो बेटा अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। सबक का जैसे कल अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हुआ था, आप लोगों से गुजारिश की थी कि आप लोगों की बल्कि राय आई थी इसमें कि सर जो आप लिंक करते हैं ना वो बहुत आला चीज़ है। कुछ लोगों ने बताया था बेटा लिंक के हिसाब से ना एक और तजवीज़ है, बाकी आप लोग कल देख लीजिएगा। आज ही इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर सुन लेंगे आप लोग। बेटा लिंक के लिहाज से मैंने फिर ये मनसूबा बंदी की है कि फैक्ट्स केस ला के ना थोड़े से आप लोगों के सामने रख दूंगा, फिर प्रपोजिशन भी इंशाल्लाह ताला उसी हिसाब से हम ढूंढ लेंगे। जब रेलिवेंट सेक्शन पढ़ना हो उससे पहले हम मुतलका केस ला देख लेंगे और साथ आप लोगों को उसका ट्रायल भी समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि बेटा आसानी हो जाए। अब जो आज का हमारे पास केस लाए बेटा ये थोड़ा सा जदीद तरीका है, आप ये इसके बेहतर फैसला करने वाले हैं, आरा देंगे, हम इंशाल्लाह ताला उसी हिसाब से चलेंगे। बेटा यह केस 2020 वाईएलआर ईयरली लॉ रिपोर्ट 404 ऑनरेबल बलूचिस्तान हाई कोर्ट का है। इसमें जज साहबान हैं बिफोर मिस्टर जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकर साहब और सर मिस्टर जस्टिस अब्दुल्ला बलोच साहब। ये हमारे डिवीजन बेंच है ऑनरेबल पिशावर हाई कोर्ट का। अब इसमें एपिलांट है हुमायूं सईद वर्सेस द स्टेट। अपील दायर है ऑनरेबल हाई कोर्ट में, उसका फैसला है। अब इसमें ऑफेंसेस हैं 365 बी, 346 एंड 34। बेटा आज का जो हमारा मजमून ये टॉपिक में सेक्शन है ये 346। बेटा हम थोड़ा सा 346 को देख लेते हैं क्या है ये। 346 है जी wrongful confinement in secret. Whoever wrongfully confines any person in such manner as to indicate an intention that the confinement of such person may not be known to any person. खुफिया तरीके से किसी इंसान को ऐसे कन्फाइन कर देना कि ये किसी के इल्म में ना आए। इल्म में ना आए कौन अशखास हैं? इंटरेस्टेड इन द पर्सन ऑफ देयर फैमिली और टू एनी पब्लिक सर्वेंट, या गवर्नमेंट पुलिस वगैरह को पता ना लगे। और दैट द प्लेस ऑफ सच कन्फाइनमेंट मे नॉट बी नोन टू और डिस्कवर्ड बाई एनी सच पर्सन और पब्लिक सर्वेंट। अब इसको आप बेटा देख लो, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है खुफिया जगह पे रखना किसी इंसान को। क्या वजह? मकसद कोई भी हो सकता है, अगेंस्ट द लॉ ऑफेंस बनता हो। अब उसके वर्षा में से या पुलिस को पता ना लगे कि कहाँ बंदा रखा हुआ है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में,
ये है जी इसका 346 का लुबे लबाब। अब केस ला जो मैं आप लोगों को बेटा बता रहा था, बेटा आप लोग देख लें पाकिस्तान का जो हमारा क्रिमिनल लॉ सिस्टम है, सीआरपीसी पीपीसी पूरे पाकिस्तान पर इतलाक है इसका। अब एफआईआर हुई, एफआईआर अमूमन कौन कराता है, घर वाला या बाप, अगर फीमेल के अगवा का इशू हो, या भाई भी बन जाता है मुस्तगीज कंप्लेनेंट। अब थाने में दरखास्त गई 365 बी की, 346 की, रेड विद सेक्शन 34। क्या जी, किडनैपिंग, एबडक्शन और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज। अब बेटा ये 365 के इंग्रेडिएंट्स, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सीक्रेट ये आ गया, 46 कॉमन इंटेंशन आ गया। अब देखें बेटा, वकूआ हुआ सबसे पहले स्टेप समझ लें क्रिमिनल ट्रायल के। सबसे पहले किसी इंसान के साथ वकूआ हो जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है, वो फिर थाने चला जाता है, एप्लीकेशन लिखता है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन द एफआईआर। वो एसएचओ साहब को या जो भी उस वक्त थाने में अफसर मौजूद है उसकी मुद्दत में एफआईआर हो जाती है। अब दरखास्त अंदराज पर्चा सेम चीज़ होती है, आगे एफआईआर होती है, इजाफा आगे कार्रवाई पुलिस आ जाती है। एफआईआर को जब आप कभी पढ़ेंगे एंड में देखिएगा क्या है, एफआईआर का खास फार्म देख लें, उसमें कितने टोटल कॉलम्स हैं बेटा, ये देख लें, बहुत काम आते हैं हद से ज़्यादा, बल्कि उसको ज़बानी याद कर लें। एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, बेनिफिट ऑफ डाउट, अननेचुरल कंडक्ट ऑफ विक्टिम। अब असल चीज़ बेटा आपको इस साइड पे लेके आना था। जब बेटा एफआईआर होती है उसके बाद पुलिस क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन, ये स्टेप्स हैं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब मौका मुलाहजा करते हैं बेटा। मौका मुलाहजा होता है क्राइम सीन का विजिट, जहां ऑफेंस होना बयान किया गया है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब कंप्लेनेंट के साथ उस जगह आ जाते हैं जहां भी वकूआ होना बयान किया गया है, उसका नक्शा बनाते हैं, 161 के बयानात लिखते हैं गवाहन के, और एफआईआर होने के बाद दो फाइल्स बनाते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर साहब। एक है जुडिशल फाइल, एक है पुलिस फाइल। जुडिशल फाइल वो है जो चालान बन के आती है, उसके बेटा अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ओरिजिनल। एफआईआर हो गई, दरखास्त अंदराज पर्चा हो गया, चालान का अपना फॉर्मेट हो गया, रिकवरी मीमो हो गए, बरामदगी हो गए, उसके कोई बयानात वगैरह हो गए, 161 के बयानात, ये जुडिशल फाइल में आ जाते हैं। जो पुलिस फाइल है वो बेटा ज़िम्नियाँ होती हैं, फिर कभी इंशाल्लाह ताला तफसील से आपको रेलिवेंट लॉ के साथ बताएंगे। अब बता रहा हूँ कि आईओ साहब मौका मुलाहजा करते हैं, बयानात लिखते हैं, उसके बाद मुलजिम अगर नामजद है गिरफ्तारी की कोशिश करते हैं। अगर मुजरिम पकड़ा जाता है तो ये नहीं है कि जब जो ही आईओ साहब ने मुलजिम को देख लिया तो ठक उसकी गिरफ्तारी कर ली, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, वो उसे डिटेन करते हैं आईओ साहब। हाँ जी, आप अभी हमारी कब्जे में, हिरासत में हैं, आपके खिलाफ ये एफआईआर है। अमूमन पुलिस का ये तरीकाकार होता है। थाने चलें आप, थाने आ गए, आईओ साहब उससे ज़बानी कलामी पूछते हैं, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। ज़बानी उनका एक एग्जामिनेशन होता है ना, अगर लगे बंदा बेगुनाह है, बात में वजन है मुलजिम की, फिर वो उसकी गिरफ्तारी को बेटा इल्तवा में रख लेते हैं। पुलिस रूल्स चैप्टर 26 को आप देखें, शायद रूल 1 है उसका, इल्तवा में गिरफ्तारी रख देना। इन्वेस्टिगेशन होती है, दोनों फ्रीकैन को सुनते हैं, अगर आईओ साहब मुतमईन हो जाते हैं कि जी नामजद मुलजिम बेगुनाह है तो उसे थाने में ही छोड़ देते हैं, रिलीज कर दिया जाता है। पुलिस फाइल में ये नहीं आता कि जी उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई। गिरफ्तारी डालने का बेटा अपना तरीकाकार है। अब इसी मिसाल को आप समझ लें, आईओ साहब ने इंटरव्यू किया कि उसका, जब उसे ले गए थाने और आईओ साहब को लग जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये बंदा वाकई है, मुलजिम है, फिर उसकी गिरफ्तारी डालते हैं। बेटा गिरफ्तारी का मतलब ये है, कार्रवाई लिखते हैं ज़िम्नियों में, क्या कि जी मुस्तगीस ने कहा कि जी मुलजिम फलां जगह है, या मुखबिर ने कहा उसको पकड़ा जा सकता है। ज़िम्नी में आती है बात, हम जी गए फलां मकाम पर तो वहाँ मुलजिम ने भागने की कोशिश की या बैठा था तो उसको हिरासत में लिया गया, गवाहों के बयानात लिए गए, मुलजिम से दरियाफ्त की गई, तो इसके खिलाफ मुनासिब मवाद मौजूद है सफ़ा मिसल पर। अब इसकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। इसकी वो एज लिखते हैं, कद लिखते हैं, शनाख्त सारी लिखते हैं मुकम्मल। जब मुलजिम गिरफ्तार हो जाता है फिर उसका फिजिकल रिमांड होता है।
फिजिकल रिमांड होता है बेटा ये कुछ दिन का चलता है, फिर जुडिशल हो जाता है मुलजिम। जुडिशल होने से मुराद है फिजिकल रिमांड खत्म, मुलजिम जेल चला गया। उसके बाद आईओ साहब उसकी पुलिस रिपोर्ट तैयार करते हैं, 173 की रिपोर्ट जिसे चालान कहा जाता है, वो अदालत में आ जाता है एडीपीपी साहब के थ्रू। अदालत फिर पहला ऑर्डर क्या करती है, 190 के तहत मजिस्ट्रेट साहब इसकी कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस लेके फिर मुलजिम की तलबी होती है। तलबी लेके सारे हालात मुकदमा देख के मजिस्ट्रेट साहब का अख्तियार है, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, कोई भी फैसला कर सकते हैं बामुताबिक कानून पुलिस रिपोर्ट को देखकर। अगर देखें कि मुनासिब मवाद मुलजिम के खिलाफ मौजूद है तो फिर ये अंडर सेक्शन 204 उसकी तलबी कर लेते हैं। मुलजिम आ जाता है, नकूल तकसीम होती हैं, सप्लाई ऑफ कापीज़। उसके बाद बेटा फ़र्द जुर्म ऐद होता है, फिर शहादत शुरू हो जाती है। पहले इस्तगासा अपनी शहादत पेश करता है, मुकम्मल हो जाती है, फिर क्लोज होती है, फिर अक्यूज़ का बयान होता है 342 वाला। अगर अक्यूज़ खुद गवाह बनना चाहे या अपने गवाहन पेश करना चाहे उसको मौका दिया जाता है। उसके बाद फिर 342 रिकॉर्ड करके अगर मुलजिम ना कोई गवाह पेश करता है, ना खुद गवाह बनना चाहता है, 342 हो गया, उसके बाद फिर फाइनल आर्गूमेंट्स हो गए। अब आप ये देखें 365 का दोबारा सिरे से आ जाए। अब इसमें क्या है, बज़ाहिर जो लग रहा है कि किसी ने जी दरखास्त दे दी है, बाप है या शोहर है, कि जी फलां ने जी मेरी बच्ची को अगवा कर लिया है, ठीक है जी, फलां फलां ने। जुर्म बज़ाहिर कौन सा बनता है बेटा, आप लोगों को ना तकरीबन डेली बेसिस पर मैं बताता हूँ कि इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा जुर्म हुआ है। बेटा पीपीसी की पूरी हरकत को बहुत गौर से देखें कि पीपीसी मूव किस तरह कर रहा है। ये कानून कौन सा किसी इंसान का फेल है जिससे ये जुर्म बनता है, उसका बेटा बेहतरीन तरीका आपकी मशक है, तजवीज़ है। डेली जो मैं आपको मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की बाबत भेजता रहता हूँ, उसी से अमूमन पता चलता है बेटा, प्रैक्टिस से। अब देखें ना, अब हाई कोर्ट का मोस्टली जो पेपर है प्रपोजिशन का हो गया है, काफ़ी मज़ामीन में प्रपोजिशन से ना स्टूडेंट की वर्थ का पता चल जाता है ये है किस पानी में। अगर सिर्फ सब्जेक्टिव पूछें वो रटे भी होते हैं, रटेबाज, अदालत की शक्ल नहीं देखी, रटा लगा के पास हो गए, फिर जब वो फील्ड में आते हैं सर दर्द बन गए पूरी जुडिशरी के लिए, प्रैक्टिस नहीं की होती ना। तो अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ी मसलहत के ताबे बहुत कुछ सोच समझ कर ये बेहतरीन तरीका अब शुरू किया है। बेहतरीन है, रिफॉर्म्स आती रहती हैं हर दौर में। तो बेटा ये हो गई पहले एफआईआर, उसके बाद फैसला हो गया, सजा हुई, फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट में मामला आया। अब देख लें, किडनैपिंग, एबडक्टिंग और इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल फॉर मैरिज, wrongful confinement in secret, common intention, appreciation of evidence, benefit of doubt, अननेचुरल कंडक्ट ऑफ विक्टिम। देख लें, नेचुरल का लफ्ज कानून शहादत में कहाँ इस्तेमाल हुआ है, नेचुरल इवेंट्स, प्रिज्यूम 129 क्या है बेटा, वहीं से ही अक्स किया करें फैसला कैसे होता है, किस एविडेंस पर होता है। अब ये जो खातून थी ना जो कहती है कि जी अगवा किया गया, रिकॉर्ड में शहादत में है कि जी इसको मुलजिम अगवा करके फलां जगह रखते थे, तो ये सारा दिन बंद होती थी, फिर मुलजिम जी ताला खोलता था तो इसे वॉशरूम वगैरह के लिए फलां जगह लेके जाया जाता था। अब ये इतना अरसा क्यों चुप रही, भागी क्यों नहीं वहां से। एक मौका जब मिले, इंसान जब इतनी कैद में हो, कैसे हो सकता है कि वो अपने मर्जी से महीना दो 15 दिन रह रू के वापस आ जाए। बेटा जो अक्सर पंजाब में प्रैक्टिस देखी है ना, बल्कि पूरे पाकिस्तान में 365 है, 376 है, बहुत अदब के साथ गुजारिश है, अक्सर कंसेंट होती है, अक्सर 99%, 98%, 95%। शायद ये अल्लाह जानता है कोई एक आध सच्चा वकूआ होता हो, तो उसका अंजाम भी यही होता है जो इस केस में अब हुआ है। बेनिफिट ऑफ डाउट, अननेचुरल कंडक्ट ऑफ विक्टिम। अब देखें ना, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, फैसला कैसे होता है। बेटा आप लोगों ने अगर आर्डर की प्रैक्टिस करनी है ना, ये केस ला मैंने आप लोगों को रिफ़र किया है, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल भी भेज दूंगा, इसी से प्रैक्टिस किया करें, इसके अल्फाज देखा करें। मैं तो कहता हूँ मजमून की भी यहीं से प्रैक्टिस कर लिया करें। इंसाफ पाकिस्तान में क्या है, इंसाफ की सूरत हाल, क्रिमिनल ट्रायल क्या होता है, ये है बेटा बुनियादी छोटी छोटी चीज़ें। अब इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, मकसद यही था आप लोगों को थोड़ा सा ट्रायल के बारे में बताना, बुनियादी चीज़ें क्या होती हैं।
उसके बाद है बेटा हमारा दूसरा केस ला PLD 2009 कराची 278। ये भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला है। डिवीजन बेंच का है ये, इसको जरा गौर से देख लें। 365B, 344 एंड 346 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। बेटा ट्रायल का ना सिमिलर तरीका आप देखें, यही फॉलो किया जाना था, लेकिन मजे की आगे बात देखें। FIR हुई मुलजिम पर, खातून के वालिद ने करा दी। 365B, 344 एंड 346 ऑफेंसेस तकरीबन देख लें बेटा, वही हैं उसी तरह के। अब जी क्या हुआ, मुलजिम पार्टी डायरेक्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट में आ गई रिट में अंडर आर्टिकल 199। खातून भी साथ थी। जो अल्फाज से लग रहा है हेरेसमेंट की पिटीशन दायर की 199 में, लेकिन ये भी रिलीफ मांग लिया FIR को कॉश किया जाए। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सारे हालात देखे। लड़की खुद कह रही है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, मेरा बाप मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहता था। फिर इसमें शरिया का पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी को उसकी मर्जी के बगैर शादी नहीं हो सकती। इस पर बेटा क्रिमिनल ट्रायल आप लोग देखें, सारे आप लोगों के मज़ामीन हैं। 199 क्या है, ऑनरेबल हाई कोर्ट का अख्तियार क्या है। वकील साहब ने ये कहा कि जी कॉश नहीं हो सकती 199 में। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि कोई मसला नहीं है, अगर 199 मुकम्मल नाकाफ़ी है तो 561 ए कैपिटल इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, एक ऐसा हमारे पास हथियार है जो आइन ने, कानून ने हमें दिया है, हम उसका इस्तेमाल किसी भी वक्त कर सकते हैं, अब भी कर रहे हैं। बेटा ये आप लोगों को FIR क्वाशमेंट का एक स्टेप बताना था कैसे होती है। अब देखें ना, लड़की के बाप ने दरखास्त दे दी थाने में 365B के ताबे 344 346 FIR हो गई। मुस्लिम पार्टी को पता लग जाता है। अब वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में पहुंच गए कि ये क्वाश किया जाए। अब देखें FIR क्वाशमेंट खत्म कर देना सिरे से ही, कैंसिलेशन भी खत्म होने में, लेकिन दोनों में फर्क है। कब होती है, किन हालात में होती है, जब झूठा वकूआ हो। झूठे का कैसे पता लगता है। FIR में है कि जी फलां ने मेरी बेटी को अगवा कर लिया है। अब वही खातून ऑनरेबल हाई कोर्ट में कह रही है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। जब बेटा वकूआ झूठा साबित हो जाए, अब देखें ना, साबित का लफ्ज बहुत बड़ी बात है। अभी तो ट्रायल ही नहीं हुआ, ट्रायल में साबित होना है। लेकिन पाकिस्तान के क्रिमिनल लॉ जस्टिस सिस्टम ने गैर इंसाफी को ख़त्म करने के मुख्तलिफ फोरम्स दिए हुए हैं। पार्टीज इस्तेमाल करती हैं वो फोरम्स। तो पार्टी डायरेक्ट आ गई तो FIR काश हो गई, छुट्टी खत्म। अब देखें कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन, क्वेश्चनिंग ऑफ प्रोसीडिंग्स, क्वेश्चनिंग ऑफ प्रोसीडिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन। अब देखें ना, कन्वर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पेटिशन इनटू पेटिशन अंडर सेक्शन 561 ए कैपिटल। अब वो तो है ना, ऑनरेबल हाई कोर्ट का आसरा सहारा लेने, हरास ना किया जाए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उधर FIR ही क्वाश कर दी, अख्तियार है सारा। अब देखें, alleged abductee had alleged that as her father intended to marry her against her will, she was compelled to leave her home and seek assistance of an advocate। वो घर से आ गई, वकील साहब की मदद ली, उन्होंने रिट दायर कर दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट में। बेटा ये है फंक्शन सारा। ट्रायल में ऐसे होता है, कॉशमेंट ऐसे होती है। जब इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मैं ये जजमेंट मुकम्मल भेज दूंगा, इसको पढ़िएगा बेटा, सारी चीज़ की समझ आ जाएगी। बेटा आज मौजू के हिसाब से यही चीज़ें थी अहम, लेकिन हम उसको भी इंशाल्लाह ताला साथ लेके चलेंगे सेक्शन पोर्शन को। कल हम ये सीक्रेट वाला कर लिया था, 347 वाला एक्सट्रॉर्ड प्रॉपर्टी है। अब देखें ना, 346 हो गया था। अब हम बेटा नेक्स्ट चलते हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट टू एक्सट्रॉर्ड प्रॉपर्टी आर कंस्ट्रेंट टू इलीगल एक्ट। Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined। बेटा ये ना अमूमन जान पहचान वाले ही लोग होते हैं। अक्सर जब झगड़े होते हैं या आपस में कोई फैसला करने वाले होते हैं, कोई फरीक गुस्से हो जाता है, पार्टीज को कुछ लोग डेरे पर घरों में बिठा लेते हैं कि जितने पैसे देंगे तो फिर जाएंगे। कर्ज लेने देने वाले आ जाते हैं, बंदे को पकड़ लेते हैं। ये ना नॉर्मली इस तरह के इन हालात में होते हैं ये ऑफेंसेस। Interested in the person confined any property or valuable security of such constraining the person confined or any person interested in such person to do anything
illegal or to give any information which may facilitate the commission of offense shall be punished with imprisonment of either description। बेटा ये 3 साल तक इसकी सजा है। आप देखें ना, इलीगल रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखें एक्सट्रॉर्ट प्रॉपर्टी जायदाद लेने के लिए। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन आप लोग देख लें। मसलन एक बंदा दूसरे को बुला लेता है कि जरा मेरी बात सुने, आपसे काम है, उसने पैसे देने होते हैं, घर बिठा लेता है कि घर से पैसे मंगाओ तो फिर जाना, खिलाफ कानून है, कानून अपने हाथ में लेने वाली बात है। और जब वो वर्षा को फोन शून करता है तो कोई आ जाता है तो इस ऑफेंस के बेटा ताबे FIR हो जाती है। अब नेक्स्ट देखें 348 wrongful confined to extort confession or compel restoration of property। वही बात आ गई, एक्सटॉर्ट कन्फेशन इतराफ कराना और कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी या जोर लगाना, मजबूर करना कि प्रॉपर्टी को वापस किया जाए। अक्सर शक शुबा होता है ना, पकड़ लेते हैं कि बता तूने ये चोरी की है वरना तेरा हाथ देख लेंगे। वो नहीं मानता तो मारना कूटना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ की बाबत ये बेटा सारा है। Whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting from the person confined or any person interested in the person confined any confession or other information which may be lead to the detection of offense or misconduct। बेटा ये इसमें सारे आ जाते हैं। अच्छा ये गौर से ना एक एक सेक्शन देखिएगा, कुछ भी आ सकता है, अपनी तहकीक को ना इस तरह लेके जाएं। अब 49 फोर्स इसको देख लें। पूरे PPC में बहुत हद तक फोर्स का इस्तेमाल है लेकिन बज़ाहिर ये नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को। A force is said to use force to another if he causes motion, change of motion or cessation of motion to that other, or if he causes to any substance such motion or change of motion। बेटा आपको ऑफेंस का बताया था कैसे होता है, पहले जहन सोच, उसके बाद फिर कदम उठाना, तीसरा स्टेप अटेम्प्ट, चौथा स्टेप क्या है, अटेम्प्ट कामयाब तो ऑफेंस मुकम्मल, तीसरा अटेम्प्ट तो हो गई ना, ऑफेंस नहीं हुआ किसी भी वजह से। बेटा ये फोर्स में भी ऐसे ही आता है। मैं मिसाल देता हूँ आप लोगों को, मोटरवे पर या जो बड़ी सड़कें अक्सर रात को मुसलमान क्या करते हैं, ईंटें रख ली, दरख्त काट के सड़कों पर रख लिए। क्या है इसका मकसद, गाड़ियां आके रुक जाती हैं, डकैती राबरी वगैरह कर लेते हैं। अब 349 बिजात खुद नहीं बयान किया गया, प्यूनेटिव सेक्शन नहीं है, लेकिन देखें ना जुरिस्प्रूडेंस उस लिहाज से इसे सारा डिफाइन किया गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स आपने अच्छे तरीके से समझने हैं, फिर इंशाल्लाह ताला मैं टेस्ट भी लूंगा। उसके बाद बेटा क्रिमिनल फोर्स है, whoever intentionally uses force to any person without that person's consent in order to the committing of any offense or intending by the use of such force to cause or knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear or annoyance to person to whom the force is used is said to use criminal force to that other। ये है क्रिमिनल फोर्स। देखे ना पीछे फोर्स बताया, यहाँ क्रिमिनल फोर्स का बताया। बेटा इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा जहन में रखने हैं, मिसालें वगैरह देख लीजिएगा, वही रूटीन की हैं। अब देख लें जी 351 क्या है हमारा, सारी ये मिसालें दी गई हैं। असॉल्ट, अब देखें जनरल एक्सेप्शंस में क्या है, बाकी में असॉल्ट कहाँ है। Whoever makes any gesture or any preparation intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। बेटा क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या है, डकैती रॉबरी क्या है, एक्सटॉर्शन क्या है। Mere words do not amount to an assault, but the words which a person uses may give to a gesture। अब आंखों से सख्त जो नफरत वाली आंखें दिखाई जाती हैं किसी को, क्या मफहूम है इसका, ये हाथों के इशारे किए जाते हैं, अक्सर मुखालफिन वगैरह करते हैं, वहीं पर डंडे सोडे चलना शुरू कर देते हैं। क्या है बेटा वो, इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। बेटा मिसालें तकरीबन वही हैं, देख लीजिएगा, अगर कोई समझ नहीं तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बता दूंगा। Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation।
अब ग्रेव प्रोवोकेशन को बेटा बहुत गौर से देख लेना। कानून ने किसी हद तक थोड़ा बहुत शायद इसका मफाद दिया है। जब आप 302 के 300 अक्सर 302 के कत्ल वारदात देखेंगे, एफआईआर वगैरह पहले भी आप शायद आप लोगों को बताएं, तो मुल्ज़मान अक्सर ये सहारा लेते हैं सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। क्या माँ बहन बेटी जी किसी को जी इस बदबख्त ने काबिल इतराज़ हालत में देखा तो फिर मैंने सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में ये कर दिया। अक्सर इनके डिफेंस वगैरह होते हैं। Punishment for assault or criminal force otherwise than on grave provocation. Whoever assaults or uses criminal force to any person otherwise than on grave and sudden provocation given by that persons shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months. अब देखें 3 महीने तक सजा है इसकी। assault और criminal force किसी शख्स पर अदर देन क्या है ग्रेव प्रोवोकेशन, ये बेटा आ गया। उसके बाद 353 पे आ जाएं, असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट। आप इसके ना एफआईआर आप लोग देखेंगे, सरकारी मुलाजिम जी क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक वार्डन साहब हैं ड्यूटी कर रहे हैं, मोटरसाइकिल रोका नहीं रोकी, इन्होंने पीछा किया या रोका तो इनको अक्सर गालियां वगैरह ट्रैफिक वार्डन के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। अक्सर बेटा ये 353 लग जाता है, इसको गौर से देख लीजिएगा। 354 बहुत अहम सेक्शन है, हद से ज़्यादा अहम, खातून से मुतलका है। assault or criminal force to women with intent to outrage her modesty। बेटा खातून पर फोर्स का इस्तेमाल करना उसे तजलील करने के लिए। अक्सर लड़ाई झगड़े में जो फैमिली के होते हैं, मुखालफत भी होती है, दुश्मनी भी होती है, खातून के अक्सर कपड़े फट जाते हैं, बालों से खींचना, ये बेटा 354 उसी में ही आता है। इसको आज आप मेरे लेक्चर को 2 दफ़ा सुनिएगा क्योंकि आगे जो नेक्स्ट है अभी जानबूझ के मैं नहीं जा रहा। राय दीजिएगा ये तरीका ठीक है, टाइमिंग ठीक है, स्पीड ठीक है, जो भी आ रहा होंगे इंशाल्लाह ताला उनको मैं गौर से देखूंगा, फिर बेटा उन पर अमल करेंगे। आज इतना ही काफ़ी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज़।